Hello friends, in the last part of video second, we learned about they signed the treaty between the Britain, Prussia, Russia and Austria. Now we start part 3. Chapter 1, Rise of Nationalism in Europe. It is continued chapter. Now part 3, signed treaty between Britain, Russia, Prussia and Austria. They are conservatives. This treaty is a Treaty of Vienna. It is in 1815. This is the most important question. Treaty of Vienna and contribution of Giuseppe Mazzeppi and Cavour in Italy unification. ये दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में एवरी टाइम. समझो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर. सो यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चंस. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट. एंड फर्स्ट, ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया दे यूनिफाइड एंड ट्रीटी ऑफ वियना दे जॉइन. ये सारे जो कंट्रीज थे वो ज्वाइन हुए तो नेपोलियन का जितने जितने स्टेट के अंदर पावर था वो सारे उनके पास आ गए और उसी पावर को लेकर हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा. जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन को, रशिया है तो रशिया को, प्रुशिया है तो प्रुशिया को और ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया को. So, फ्रांस, बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर इन फ्रांस. यानी कि फ्रांस को पहले नेपोलियन आया, उसके पहले बॉर्बन डायनेस्टी थी और उसका रूलिंग था. अगेन फिर से बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड अगेंस्ट इन फ्रांस. फ्रांस सेट आउट देयर बाउंड्रीज. तो फ्रांस ने क्या कर, फ्रांस ये लोग यूनाइट हो गए थे, इसलिए फ्रांस की जो बाउंड्री है वो फिक्स कर दी गई. और ऑल्सो टू प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में उन्होंने एक रोक लगाया कि फ्यूचर में अगर फ्रांस अपना एक्सपेंशन करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता. वो प्रिवेंट करने के लिए उनकी बाउंड्री को फिक्स कर दिया. सेकेंड, ऑस्ट्रिया गॉट अ कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इटली. ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का पावर मिल गया. Then Prussia got some important territories on its western area. तो वेस्टर्न साइड के जो टेरिटरीज हैं वो प्रुशिया को मिल गए. एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट विच हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन लेड यूनिफ अनटच्ड. यानी बाकी के जो नेपोलियन के पास जितने भी सारे स्टेट्स हैं उसमें से 39 स्टेट है वो अनटच रहे. Now, then some revolutionaries against them. So, some secret society will it runs. So the revolutionaries came in the battlefield. They form a secret society. जो इसको ध्यान में रख के जो कंट्री जो रिवोल्यूशनरीज थे वो आ गया है और उनके द्वारा एक सीक्रेट सोसाइटी चल रही थी. इट स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. उनके दिमाग में एक नेशनलिज्म का आइडिया आया. ऑल्सो दे अपोज मोनार्की. और ये जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने मोनार्की का अपोज किया. यहाँ पे देखो इन लोगों ने फिर से मोनार्की को बढ़ावा दिया. यहाँ पे ये सीक्रेट सोसाइटी जो चल रही थी वो सीक्रेट सोसाइटी ने ये सारे अपोज किए. अपोज मोनार्की. देन फोर्थ पॉइंट, वांटेड फ्रीडम एंड ऑटोक्रेटिक रूल्स. उन्होंने अपना फ्रीडम चाहा. हर एक लोग के लिए, हर एक पीपल के लिए फ्रीडम होना चाहिए और एंड ऑफ द ऑटोक्रेटिक रूल्स, यानी कि जो राजाशाही है उनका एंड होना चाहिए. नेशन स्टेट फॉर्मेशन, यानी एक नेशन फॉर्म होना चाहिए कि जिसकी कोई कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन लैंग्वेज हो,
या कॉमन ट्रेडिशंस हो। तो ये जो रिवोल्यूशनरी उभर के आए थे तो उनके अंदर ये सारे आइडियाज राइज हुए। नाउ नेक्स्ट उसके बाद जो एक इटालियन, एक्चुअली ये था गुज़ेपे माज़ेपी, वो भी एक रिवोल्यूशनरी था। गुज़ेपे माज़ेपी, he was born in 1807 in जिनेवा में उसका बॉर्न है। he was Italian revolutionaries in 1830s। 1830 में उसके दिमाग में एक आइडिया है कि हमारा इटली को एक अलग कंट्री सेटअप कर दिया जाए। गुज़ेपे माज़ेपी, he was the member of secret society of कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसका गुज़ेपे माज़ेपी एक मेंबर था। ही फॉर्म अ 2 सीक्रेट सोसाइटी, उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, एक तो यंग इटली इन मार्सेलस एंड यंग यूरोप इन बर्न, यानी ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी उसने फॉर्म की थी। ही बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वो चाहता था कि इटली एक अलग कंट्री होना चाहिए, तो उसने एक अलग कंट्री यानी कि इटली का यूनिफिकेशन हो, इसकी वजह से उन्होंने उनकी जो ट्रायल स्टार्ट कर दिए। इट रिजल्ट ऑफ मैनी वॉर्स, और उसको लेके बहुत सारे वॉर्स हो गए। अब इसके बाद जो हम कैवूर का भी देखेंगे, जैसे गुज़ेपे माज़ेपी वो भी एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था, ऐसे कैवूर भी एक, उसका भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हमने सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ गुज़ेपे माज़ेपी एंड कैवूर इन इटली यूनिफिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। Now next topic, who was Cavour and his contribution in Italy unification। अब कैवूर कौन था और उसका क्या कंट्रीब्यूशन था इन इटली यूनिफिकेशन। ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ऑल्सो ही वर्कड फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था इसलिए और उसने यूनिफिकेशन इटली के लिए काम किया। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली, उसने जो इटली के अंदर जो रीजन आते थे उसको एक यूनाइट करा पूरा, यानी उसकी एक यूनिटी करी, और जिसके अंडर में जो सारे प्लेस आते हों। ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमेट, लीडर, टैक्टफुल डिप्लोमेट लीडर। He succeeded defeating the Austria force in 1859। 1859 में ऑस्ट्रिया की जो फोर्स थी उसको उसने डिफीट किया, एंड he was succeed form of Italy unification। Now we start age of revolution। Age of revolution between 1830s and 1848। 1830 से लेके 1848 के बीच में एज ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ। उसमें 2 आइडियाज दे फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशनरीज, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। फर्स्ट, the idea comes in the educated middle class and they establish these ideas। यानी कि ये जो आइडियाज किसने एस्टेब्लिश किए, एजुकेटेड एक जो क्लास था, मिडिल क्लास, उन्होंने ये आइडिया एस्टेब्लिश किया। द स्प्रेडिंग और डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप, इटली, जर्मन स्टेट, आयरलैंड, पोलैंड, नेदरलैंड एटसेट्रा, सारे जगह उन्होंने ये स्प्रेड करा। देन दे फॉर्म अ जुलाई रिवॉल्यूशन एंड ग्रीक रिवॉल्यूशन। नाउ वी स्टार्ट जुलाई रिवॉल्यूशन। अब जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था ये आपको देखना है, फिर ग्रीक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था ये भी आपको याद रखना है। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको हर एक एज ऑफ रिवॉल्यूशन कब हुआ था, कितने टाइम में हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, कौन सा आइडिया उसके दिमाग में अराइज हुए,
ये भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, हु वाज कैवोड एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू यूनिफाई इटली, तो ये भी आपको एक याद रखना है। अब जुलाई रिवॉल्यूशन भी एग्जाम में आता है कभी कभी। इन जुलाई रिवॉल्यूशन बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि बॉर्बन थ्रोन जो पावर था, रूलिंग किंग शाही राजाशाही थी, वो खत्म होकर वहां पे मोनार्की थी उसके प्लेस पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूलिंग किया जाए, उसके अंदर के लॉ को ध्यान में रख के कंट्री का रूलिंग करने का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। सेकेंड, लुइस फिलिप वॉज द हेड ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। अब लुइस फिलिप था, ये इसका हेड था। एंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट अंडर द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड, और ये जो रिवॉल्यूशन नेदरलैंड के अंदर ये यूनिफाई हुआ और वहां से स्टार्ट हुआ। नाउ ग्रीक रिवॉल्यूशन अंडर द ऑटोमान बिस्मार्क एम्पायर, तो ऑटोमान एम्पायर था वो उसका लीडर था ग्रीक रिवॉल्यूशन का। दे स्टार्टेड स्ट्रगल इन 1821, और उसने 1821 को ये स्ट्रगल स्टार्ट की थी। बाय द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की उसको हेल्प मिली और उसके सपोर्ट से उसने एक ग्रीक रिवॉल्यूशन किया। सो द सपोर्ट बाय, और दूसरे सपोर्ट बाय द पोएट्स, आर्टिशंस, मीडियाज, इन सब का सपोर्ट उनको मिला। इन 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। अभी हम इसके बाद हमारे एक ब्रिटिश यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, इटली, जर्मन और यूनिफिकेशन, ये तीनों यूनिफिकेशन है आपको खास याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं। अब इसके आगे के टॉपिक लेने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड मोर शेयर टू बिल्ड, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें प्लीज। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फ्रेंड्स, पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास फार्मर। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग, उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग एस्टेब्लिश हुई मिडिल क्लास ऑफ फार्मर, वहाँ के जो मोस्टली वर्ग, जो जैसे मेजोरिटी वर्ग फार्मर वर्ग था। इन 1848 दे ट्राई टू यूनिफाइड जर्मनी। 1848 में उन लोगों ने ट्राई किया कि एक जर्मन को यूनिफाई करा जाए। प्रूशिया टुक द लीडरशिप ऑफ जर्मनी, और प्रूशिया ने इसके लीडरशिप ली जर्मनी की। ओटो वन बिस्मार्क वॉज आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोसेस। ओटो वन बिस्मार्क एक गुड एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसने इसका आर्किटेक्चर किया। He took the help of the military and bureaucracy. उसने मिलिट्री शासन और अपने साथ जो भी किंगडम राजाशाही, उसके साथ जो भी सोल्जर्स है वहाँ जहाँ पे मोनार्की चलती थी उन सारे सोल्जर का हेल्प लेकर उसने ये ट्राई किया। आफ्टर 3 wars कंटिन्यूस, आप देखो वन बाय वन ऐसे 3 wars हुए, और एंड ऑफ द 7 years प्रूशिया विक्ट्री, और प्रूशिया की विक्ट्री हुई। एंड जर्मन यूनिफिकेशन फॉर्म इन 1871। अभी ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, हमने पहले उसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली देख लिया, यूनिफिकेशन जर्मनी, अब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देन दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। In 1688, English established was a nation state of monarchy. 1688 में वहाँ पे मोनार्की एस्टैब्लिश हुई कि ज़्यादातर वहाँ के लोग जो मोस्टली जो किंगडम्स थे वहाँ पे मोनार्की चल रही थी। In 1707
द यूनिफाइड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और 1707 में उनको एक ग्रेट ब्रिटेन का एक दर्जा मिला। इंग्लैंड डोमिनेटेड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड बाय देयर इंग्लिश मेंबर्स, कि उसके जो इंग्लिश मेंबर है वो लोग स्कॉटलैंड और आयरलैंड को दोनों को डोमिनेट कर रहे थे। आयरलैंड फोर्सिबली बाय द ब्रिटन्स, रिवॉल्यूशन फेल्ड बाय द वॉल्फ एंड यूनाइटेड आयरिश, कि वहाँ के जो लोग थे वो और जो वॉल्फ था उसकी वजह से वो रिवॉल्यूशन फेल हो गया। एंड फाइनली इन 1798 न्यू ब्रिटेन नेशन वाज फॉर्म्ड। इसके अंदर आपको इस यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मेन आप यहाँ पे डेट्स याद रखिएगा। हाँ, सारी डेट आपको याद रखनी है। कौन सा पीरियड एज ऑफ रिवॉल्यूशन का था, 1799 में नेपोलियन एज अ पावर ऑफ फ्रांस हुआ। 1804 में उसने एक सिविल कोड बुक लिखा जो उसके अंदर सारे वहाँ के जो लॉ उसने जो इम्प्लीमेंट करे थे वो सारे। 1815 में नेपोलियन लॉस्ट हिज पावर, और उसके बाद की सारी डेट है आपको मालूम है कि बॉर्बन डायनेस्टी फिर 1815 में फिर से बॉर्बन डायनेस्टी स्टार्ट हो गई।